स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में, एक नए देश में। कल हम पहुंच गए थे गुयाना। अभी मैं हूं गुयाना की कैपिटल जॉर्ज टाउन में, और कल हम यहां पे सूरीनाम से आ गए थे। जो गुयाना है ना, उसका दूसरा नाम आप कह सकते हो इंग्लिश गुयाना, क्योंकि इस पे राज किया था ब्रिटिश लोगों ने। ठीक है। अब जो सूरीनाम था, मैं बताना भूल गया शायद वीडियो में, उसका दूसरा नाम आप कह सकते हो डच गुयाना। डच गुयाना भी कहते थे उसको पहले, क्योंकि उसको राज किया था नीदरलैंड वालों ने, डच पीपल ने। और एक तीसरा गुयाना भी है जो कि है फ्रेंच गुयाना। वो आज तक भी फ्रेंच लोगों के अंडर है, फ्रेंच की टेरिटरी है। तो वहाँ पे जाने के लिए फ्रांस से वीज़ा लिया होना चाहिए, तो ही आप विजिट कर सकते हो। ये दोनों इंडिपेंडेंट हो चुके बिल्कुल। इनको अब अंग्रेजों से, ब्रिटिश से और डच पीपल से कोई लेना देना नहीं है। पर फ्रेंच गुयाना में भी अभी भी फ्रेंच लोगों का राज चलता है। तो 3 अलग अलग गुयानाज थे, इंग्लिश गुयाना, डच गुयाना, फ्रेंच गुयाना, डिपेंडिंग ऑन किसने राज किया और वो क्या लैंग्वेज बोलते हैं। तो उस हिसाब से आज मौसम काफ़ी सही है। अभी धूप नहीं निकली हुई, निकली तो यह धूप तो ऑब्वियसली बात है, रोज़ ही निकलती है। पर अभी बादल काफ़ी सारे हैं, तो हमको थोड़ा घूमने में ईजी हो जाएगा। आज हमारी रात को यहाँ से 1 बजे की फ़्लाइट है अमेरिका की। यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट चलती है न्यूयॉर्क और मियामी। मेरे को जाना तो न्यूयॉर्क है, पर डायरेक्ट फ़्लाइट काफ़ी महंगी थी, और स्टॉप लेके जाऊँगा मैं 2 फ्लाइटों पे। तो वो मतलब ये मान लो आधे से भी कम रेट पे पड़ गई थी। तो वो तो हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में। तो आज रात को 1 बजे फ़्लाइट है, दोपहर के बज गए 12। लो भाई, कैसे ही धूप निकल गई यार। मत निकल आज मत निकल, बस आज मत निकल, चली गई। चलो, तो अभी हमने सोचा है कि यहाँ से हम टैक्सी बुक करेंगे। टैक्सी यहाँ पे कोई ऊबर, कोई ऐप, कुछ नहीं है। फ़ोन करके टैक्सी बुलानी पड़ती है। टैक्सी वाला आएगा, उसको एड्रेस बताओ, वो आपको वहाँ पे छोड़ेगा। तो हम अभी जा रहे हैं महाराजा इंडियन रेस्टोरेंट, जहाँ पे कल खाना खाया था। फिर रेस्टोरेंट में बैग वैग पटक के फिर हम घूमेंगे जॉर्ज टाउन का शहर। 2-4 ही चीज़ें हैं घूमने वाली, कुछ भी नहीं है भाई पूरे गुयाना में भी। यहाँ पे एक सबसे फेमस है केटूर फॉल्स, जहाँ पे सारे गोरे जाते हैं। पर मैंने एंजल फॉल्स विजिट कर लिया, तो मैंने कहा केटूर फॉल्स क्या ही विजिट करना। या तो आप जंगलों में से होके जा सकते हो 4-5 दिनों में, या फिर भाई आप हेलीकॉप्टर या फिर प्लेन का टूर होता है वो ले सकते हो $300-400 का। तो हमने कहा हमको नहीं लेना, क्योंकि मैं एंजल फॉल्स जाके आ गया और मेरे को दोबारा जंगल जाने का भी बिल्कुल मन नहीं है। तो शहर घूमेंगे और फिर महाराजा प्लेस पे आके दोबारा से थोड़ा खाना वाना खा लेंगे, यही प्लान है। या फिर बैग उठा के फिर हम चल पड़ेंगे अपना एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट देखते हैं, यहाँ से मैंने सुना है पब्लिक बस भी जाती हैं, तो पब्लिक बस ढूंढने की कोशिश करेंगे, वरना टैक्सी से पहुँच जाएंगे। और फिर 5-6 घंटे एयरपोर्ट पे टाइम पास करेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो ये था जहाँ पे हम रुके थे, स्मिथ्स B&B, स्मिथ होम स्टे। तो फ्रीमैन स्ट्रीट पे है, ये फ्रीमैन स्ट्रीट है। तो ये था $50 पर डे के हिसाब से हमको इन्होंने अपने घर में कमरा दिया था। ये इनका घर है, इसमें हमको एक कमरा रेंट पे दिया था इन लोगों ने। लो भाई, मैं कह रहा था कि धूप ना निकली हो, इन्होंने सीरियस ले लिया, बारिश होने लग गई, नदियाँ बह गई इनके छत पे से। तो वेट कर रहे हैं अभी टैक्सी का। चलो भाई, जिसके B&B में रुके हुए थे उन्होंने ही बोल दिया कि मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा रेस्टोरेंट तक, $5 लूँगा मैं आपसे। तो शायद यही होगी उनकी गाड़ी। चलते हैं भाई एयरपोर्ट तक। भाई यहाँ आ गए महाराजा पैलेस रेस्टोरेंट पे। तो अपना दोस्त बन गया था यहाँ पे बंदा जो यहाँ पे सर्व करता है खाना। तो यहाँ पे बैग रख देंगे, और अभी तो थोड़ी धूप आ गई, खाएंगे तब तक धूप चली जाएगी। फिर 2-4 आपको मस्त मस्त टूरिस्ट लोकेशन घुमा के चलेंगे एयरपोर्ट। लो भाई, आ गए रेस्टोरेंट में हम। भाई आज हमने मंगा लिया बटर चिकन, चिकन टिक्का मसाला मंगाया था कल, वो भी बहुत अच्छा था। पर उसमें थोड़ा स्पाइस हमको ऐसा लगा कि ज़्यादा ही हो रखा है, तो क्योंकि कल 2 बार खा लिया, हमारे लिए ज़्यादा हो गया। तो आज बटर चिकन मंगाया था, थोड़ा मीठा है, इन्होंने पहले ही बता दिया था। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। चटनी भी आ गई हरी वाली। 2 नान, भाई नान कई जगह तो इतने छोटे आएंगे, कई जगह इतने बड़े आएंगे कि एक ही नान बहुत होता है। और पेप्सी, लगभग ये मान लो $20 का खर्चा है इसका। गैंगस्टा। चलो भाई, खाना वाना खा लिया, दोपहर के बज गए 2:30। फ्लाइट अपनी 1.5 घंटा और डिले हो चुकी। अब 12 बजे की बजाय 2 बजे जाएगी एयरपोर्ट से। मेरे को लग रहा है पूरे दिन एयरपोर्ट पे बैठे रहना पड़ेगा। ये निज्जल टैक्सी वाला आ गया अपना, और इसमें चलते हैं अब सिटी सेंटर। भाई यहाँ पे ऐसे ना टैक्सी फ़ोन करके बुलानी पड़ती है, और फिर उसको एड्रेस बताते हो आप, फिर वो प्राइस बताता है अपना कितना है। और ये वाली टैक्सी सर्विस यहाँ पे सबसे ज़्यादा चलती है निज्जल की। ये स्टिकर लगाया तो मतलब ओरिजिनल है, वरना आपको अपहरण भी कर सकते हैं भाई आपका। डेंजरस डेज है, ऐसा नहीं है कि सेफ़ है। चलते हैं भाई, अब सिटी सेंटर बोल रहा है इसको, इसने बोल रहे हैं 700, तो मतलब लगभग $3.5 हो गए अमेरिका के। भाई टैक्सी में निकल गए थे, मैं कार्ड लाना ही भूल गया अपना, क्योंकि हमारे यहाँ पे कैश हो लिए ख़त्म। तो मैंने कहा था ATM में से निकलवा लेंगे, मैग्नेट वगैरह लेना है, फिर बस से हमको वहाँ जाना है, और रात को थोड़ा खाना भी एयरपोर्ट पे। तो यहाँ से मेरे को उधारी लेनी पड़ेगी इनसे,
क्योंकि टैक्सी के 700 तो थे, पर अब टैक्सी वाला बोला वापस लेके जाऊँगा, फिर तुमको वापस लेके जाऊँगा, तो 1700 हो गए भाई। 700-800 हमारे पास पड़े थे, टैक्सी वाले ने कहा 1700 लगेंगे, तो 1000 में उधारी मांग के ले आया और अभी कार्ड भी ले आया अपने। चलो भाई, ये बंदा पहले शायद आर्मी में होगा, तो ये हमको इनके आर्मी बेस के अंदर ही लेके आ गया भाई। इससे वहाँ पे पूछा, क्या कहते हैं, गेट पे, कि भाई क्यों जाना चाहता है, तो फिर ये बोला मैं पहले फोर्स में था, बस मैं इनको दिखाने लेके जा रहा हूँ। तो बोले ठीक है चले जाओ अंदर। चारों शीशे खोल दिए, कुछ नहीं पूछा इस बंदे से। कह रहा ये यहाँ सारे आर्मी वाले रहते हैं। यार कमाल है यार, इनकी आर्मी के बेस में कोई हो घुस जाओ, कोई हो मतलब घूम जाओ। और ये है वन गयाना का साइड। तो भाई हमको टैक्सी वाला बड़ा ही ज़बरदस्त बंदा मिला है, अपने हिसाब से घुमा रहा है। कभी आर्मी बेस लेके जा रहा है, कभी कह रहा है ये देखो पुलिस हेडक्वार्टर है ये, कभी खुद से ही ले आया। हमने इसको पैसे तो दिए थे सेंट जॉर्ज कैथीड्रल, जो कि सिटी सेंटर में वहाँ के लिए, पर कह रहा भाई आप वीडियो बना रहे हो, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा जॉर्ज टाउन, 2-4 चीज़ है घूमने वाली। हमने पूछा टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या है, कह रहा टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है यहाँ पे। चलो मैं थोड़ा आपको इनकी ज्योग्राफी के बारे में बता देता हूँ। गुयाना है साउथ अमेरिका के नॉर्थ में, इसके ईस्ट में लगता है सूरीनाम, साउथ में लगता है ब्राज़ील, और वेस्ट में लगता है वेनेजुएला। तो ये 3 कंट्री लगती हैं इसके, और ऊपर लगता है लगभग ये मान लो कैरेबियन सी। तो आपको याद होगा जब मैं वेनेजुएला में था तब आपने एक मैप देखा होगा, जिसमें मैं कह रहा था कि गुयाना को वेनेजुएला ने अपने कब्जे में करने की फिराक में है, कि भाई ये वेनेजुएला का पार्ट है, वेनेजुएला ऐसे कहता है। तो ये मान लो ये पूरा गुयाना का मैप है, अच्छे वाला मैप नहीं है ये, तो मतलब इन्होंने ऐसे बना रखा है। ये मान लो इसका 2/3 यहाँ से हम काट दें, पूरा नीचे तक आ जाए, ऐसे कीबर रिवर से वेस्ट साइड की तरफ वेनेजुएला कहता है, वो सारा का सारा हमारा है। तो फिलहाल में ही वेनेजुएला ने नया मैप रिलीज़ करा था, उसका मैप का मेरे को पता नहीं था जब मैं वेनेजुएला में था। तो वेनेजुएला ने अभी हाल फिलहाल में मैप रिलीज़ करा था एसेक्यूबो रीजन को अपने में करने के लिए। एसेक्यूबो रीजन का वेनेजुएला ने गवर्नर भी अपॉइंट कर दिया था। पर यार मेरे को समझ में नहीं आता किस चीज़ पे लड़ रहे हो यार तुम। इतना बड़ा रीजन है, उसमें पता है कितने लोग रहते हैं गुयाना के, सिर्फ 1 लाख लोग। और वेनेजुएला को उस चीज़ पे लड़ने की क्या जरूरत है यार। वेनेजुएला के पास इतना सारा जंगल है, जिसमें मतलब ये मान लो 20% लैंड भी वेनेजुएला के लोगों के द्वारा हैबिटेड नहीं है, सारा जंगल है, और दूसरों के में कब्जा करने में लगे हुए हैं। यही होता है, मैंने वहाँ पे भी कहा था कि पॉलिटिक्स ऐसी चलती है कि भाई हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। बल्कि वहाँ के प्रेसिडेंट जो मदुरो थे, उसने वोटिंग कराई थी लोगों से कि क्या हमको एसेक्यूबो रीजन पूरा कब्जे में कर लेना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो मदुरो पता है क्या बोला कि भाई 10 मिलियन लोगों ने वोट करा और 90% लोग बोले हाँ भाई कब्जे में करना चाहिए। अरे क्या यार, तुम भूखे मरने लग रहे हो और तुम ये हरकतें कर रहे हो। तो इतना बड़ा देश है यार वेनेजुएला, इतना बड़ा देश है गुयाना। गुयाना तो खैर कुछ नहीं कर रहा, वेनेजुएला ही करने लग रहा है ये हरकत। तो मेरे को बड़ी अजीब चीज़ लगी थी कि भाई मतलब बस दूसरों की धरती को कब्जे में कर लो। धरती कब्जे में करके क्या हो जाएगा, अपने देश को डेवलप कर लो यार। तो यहाँ पे बंदा ले आया था आई लव गुयाना साइन पे, मैंने आपको दिखाया नहीं क्योंकि हर देश में ही होता है ये। और ये देखो अच्छे से डेकोरेटेड भी नहीं है। तो गुयाना बहुत ही जल्द बहुत ज़्यादा अमीर देश बनने वाला है, उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे इनके पास भी अपने पड़ोसी देश वेनेजुएला की तरह बहुत ज़्यादा तेल निकल गया। भाई दाप के गर्मी होने लग रही है, बिल्कुल आसमान एकदम से क्लियर हो गया यार। ये वाला सबसे बड़ा होटल है जो हमारे पीछे आप देख रहे हो, पेगासस होटल नाम है इसका। और गुयाना में लगभग सारी चीज़ें लकड़ी की बनी हुई हैं, पर अब इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है तो ये कंक्रीट की बड़ी बड़ी इमारतें भी बना रहे हैं। सोच लो भाई, ये वाला इनके यहाँ पे सबसे लग्जरी होटल बताते हैं पेगासस होटल को। चलो भाई, अपना टैक्सी वाला सही है, घुमा रहा है भाई। यहाँ बोल रहा था ट्रेविस भाई को छोड़ने के लिए, ट्रेविस था इनका नाम। 1700 के हमने 2000 ही दे दिया, लगभग $10 कि बंदा बढ़िया था। भाई ने पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा के अब यहाँ फाइनल छोड़ा है। ये है सेंट जॉर्ज कैथीड्रल, ये यहाँ का सबसे बड़ा कैथीड्रल है जॉर्ज टाउन का। देखते हैं, अंदर से ओपन हुआ तो अंदर चलते हैं, वरना इसके थोड़ा मेन गेट से मैं आपको दिखा देता हूँ। और फिर 2-4 अट्रैक्शन है और हमको मैग्नेट खरीदना है, ये सब करके हम वापस चलेंगे। गुयाना की ज्योग्राफी मैंने आपको थोड़ी बता दी, अब थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ। गुयाना पे राज किया था ब्रिटिश लोगों ने, इसको इसलिए कहते हैं ब्रिटिश गुयाना। मैंने सुबह बताया था 3 गुयाना है, तो ये है ब्रिटिश गुयाना। इसको इंडिपेंडेंस मिली थी ऑब्वियसली बात है ब्रिटिश से, कौन से सन में, 1966 में। तो इंडिया से बहुत तक राज किया था ब्रिटिश ने यहाँ पे, मतलब 19 साल और ज़्यादा। यहाँ पे स्लेव्स लाए गए थे इंडिया से और अफ्रीका से। यहाँ पे 39% जो लोग हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं,
ठीक है, पर ओनली 31% लोग हिंदुइज्म फॉलो करते हैं। कई सारे लोग होते हैं जो मतलब जब सर्वे वगैरह होते हैं तो कह देते हैं हम कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं करते, तो उनको किसी भी रिलीजन में काउंट नहीं करते। और 54% लोग जो फॉलो करते हैं वो है क्रिश्चियनिटी। और जो बचे हुए लोग हैं 39% इंडियन ओरिजिन के यहाँ पे लोग, मतलब लगभग 40% हैं। और सारे जो बचे हुए लोग हैं वो यहाँ के इंडिजिनस है। और उनमें से 25% जो पूरी टोटल पॉपुलेशन है यहाँ की वो है अफ्रीकन्स, जो कि एज ए स्लेव लाए गए थे। अब उनके बच्चे हो गए, उनके बच्चों के बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, तो 200-300 साल से ये चलता जा रहा है। इसकी मैं एंट्रेंस ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को एंट्रेंस नहीं मिल रही इसकी, भाई कहाँ है। तो फिर बात करते हैं गुयाना की पॉपुलेशन की। गुयाना में रहते हैं 8 लाख लोग, सेकंड लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन साउथ अमेरिका आफ्टर सूरीनाम। सूरीनाम में 6 लाख थे, यहाँ कुछ 8 लाख लोग रहते हैं। अभी भी इसका एंट्रेंस मिला नहीं है, चारों तरफ चक्कर काट लिया मैंने। भाई चर्च बड़ी शानदार है, पूरी की पूरी वुडन चर्च है, प्लस ये अभी बंद है। इसके सारे एंट्रेंस हमने देख लिए, बंद है भाई ये। भाई यहाँ पे भी सेम बैंक है जो कि सूरीनाम में था, और मेरे को उम्मीद है कि इसी बैंक से निकलेंगे पैसे, रिपब्लिक बैंक। हमको थोड़े ज़रूरी हैं टैक्सी वाले वगैरह को देने के लिए ना, कहीं पे भी कैश काम आ जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़े $50 निकलवा ही लेते हैं, क्या पता रात को टैक्सी लेनी पड़ जाए हमको एयरपोर्ट तक। ATM कहाँ है, इतना बड़ा बैग तो कोने में होगा फिर। चलो भाई यहाँ पे निकल गए पैसे हमारे 5-5 हज़ार के दोनों। तो भाई अब बात करते हैं हम यहाँ की इकोनॉमी की। पहले इकोनॉमी आती है भाई करेंसी। यहाँ पे यूज़ होती है गुयानीज डॉलर, और $1 में, US डॉलर में 210 गुयानीज डॉलर है आज की डेट में। ये बिल्कुल ही, ये मान लो 1997-95 से ही ना इतना ही रेट चल रहा है। इन्होंने या तो पैक कर रखा है या पता नहीं क्या है। तो ये हमने 10,000 गुयानी डॉलर निकलवाए हैं। ये $50 से थोड़े से कम है, शायद ये मान लो $49 के करीब है ये। तो ये वाला बैंक निकाल देता है, लो भाई ले लो, रख लो आप। तो गुयाना में ना एक सर्वे हुआ था 2017 में, और इनकी सरकार के हिसाब से भी 41% पॉपुलेशन पॉवर्टी के नीचे थी, पॉवर्टी लाइन के नीचे थी। 41% पॉपुलेशन यहाँ पे 2017 में। 2015 में यहाँ पे ऑयल की डिस्कवरी भी हो गई थी, पर 2017 तक 41% पॉपुलेशन जो थी ना वो पॉवर्टी लाइन के नीचे थी। अब मेरे को नहीं पता यहाँ पे पॉवर्टी लाइन कितने डॉलर को बोलते हैं पर डे, इंडिया में अलग है, हर देश का अपना अलग अलग होता है, पर इस देश के हिसाब से 41% नीचे थे उसके, ठीक है। अब ये मान लो कि इनकी GDP 5 साल पहले ना $6,000 थी साल की। साल में यहाँ पे एक एवरेज बंदा $6,000 कमाता था एक साल में, पर इनका तेल निकल गया। अब सरकार तेल बेच रही है, सरकार का रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। इनका भाई GDP है मान लो 40% से इंक्रीज हो गई, और अब इनकी 40% पर ईयर पिछले 5 सालों से इंक्रीज होती जा रही है। और अब इनकी GDP पता है कितनी हो गई, अब यकीन नहीं करोगे, ये सब नाले वाले देख के आपको पता नहीं चलेगा, $30,000। और इनकी परचेजिंग पावर पता है कितनी है, दुनिया में चौथी सबसे ज़्यादा परचेजिंग पावर इनकी $80,000 की। सोचो भाई इतना ज़्यादा परचेजिंग पावर है इनकी यार, दुनिया में सबसे चौथी अमीर कंट्री है परचेजिंग पावर के आज की तारीख में। पर लोगों के पास पैसा नहीं है, क्योंकि वो सारा जो ऑयल का पैसा आ रहा है ना इनके पास, सरकार के पास, वो सरकार के खजाने में जा रहा है, लोगों के पास थोड़ी ना आ रहा है। तो धीरे धीरे लोगों के पास भी आना शुरू होएगा, और डिपेंड करता है लोग कैसे यूज़ करते हैं उस पैसे को, कि इनका देश डेवलप हो पाता है या फिर नहीं। सोचो यार यहाँ पे $30,000 वाली कंट्री लग रही है क्या ये? मतलब आजकल ना स्पेन, इटली, इन सब की भी $30-35,000 है, वो अलग ही दिखती हैं। एकदम से मान लो कि यार इनकी पहले GDP होती होगी $2 बिलियन, अब एकदम से यार $10 बिलियन हो रखी है इनकी। तो उसकी वजह से इनके पास ऑयल का जो पैसा आया ना, उसकी वजह से इनकी GDP बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। तो इनकी GDP जब आप गूगल पे भी चेक करोगे ना, गुयाना GDP एकदम से ऊपर जा रखी है। वो इसलिए कि एकदम से ऑयल का बहुत सारा पैसा आ गया, और इनके पास इतना ऑयल है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा ऑयल गुयाना में है। पर कैपिटा मतलब हर इंसान पे जितना ऑयल सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला के पास नहीं है ना, उससे कहीं ज़्यादा ऑयल गुयाना के पास है पर कैपिटा में देखा जाए तो पहले इनकी 4-5 बिलियन GDP थी, अब भाई इनकी 21 बिलियन GDP हो रखी है। सोचो कितनी ज़्यादा हो गई, पिछले 4-5 सालों में 5 गुना बढ़ गई।
ये हम किसी मार्केट में घूम रहे हैं, अभी एक सोविनियर शॉप पे जाने लग रहे हैं ढूंढते ढूंढते। यहाँ पे भी कुछ इतना टूरिज्म है नहीं, वो चर्च दिखने लग रहा हो पीछे जिस पे से हम अभी आए थे। अब मान लो कि भाई जितना तेल गुयाना के पास निकला है, 11 बिलियन बैरल तेल की खोज हो गई है गुयाना में। अब इतना ही तेल इंडिया के पास निकल जाए तो क्या इंडिया की GDP भी 4-5 गुना हो जाएगी? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होएगा इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन, 140 करोड़ लोग रहते हैं और गुयाना में रहते हैं 8 लाख। 1 करोड़ भी नहीं, सिर्फ 8 लाख लोग रहते हैं पूरे गुयाना में। इसकी वजह से इनका तेल इतना थोड़ा ही निकला है, ऐसा नहीं है। वेनेजुएला से 30 गुना कम तेल है, पर इनकी जो पॉपुलेशन है ना वो भी वेनेजुएला से 25-30 गुना कम है। तो अगर इंडिया का भी निकल गया इतना तेल, तो मान लो आज इंडिया की GDP कितनी है, 2500 या फिर 2800 डॉलर है ना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर गुयाना जितना तेल निकल गया ना, तब भी जाके मान लो 3200-3300 डॉलर तक ही पहुँचेगी, उससे ज़्यादा नहीं होएगी, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी बहुत सारी है। भाई ये बिल्डिंग देखो आप, पूरी A to Z पूरी लकड़ी की बनी हुई है। कितनी खिड़कियां लगा रखी हैं, सारी लकड़ी की, कमाल कर रखा है भाई। ये भी सारी बिल्डिंग लकड़ी की। यहाँ भी चाइनीज़ों का कब्जा है, सेम है सूरीनाम, चाइना आके सब जगह कब्जा कर लेता है। ये भी देखो पूरा होंग ताई ट्रेडिंग, ये भी पूरा चाइनीज़ लोगों का है, वो तो चाइनीज़ लैंग्वेज लिखी है। अभी हम एक सोविनियर शॉप पे जा रहे हैं, लिखा तो है 4 बजे बंद हो जाती है, पता नहीं, देखते हैं चल के। भाई इस एरिया में कहीं पे दिखाई थी क्राफ्ट्स मार्केट, देखते हैं गूगल पे तो यहीं पे आ रहा था, है या फिर नहीं। अजीब ही एरिया लग रहा है भाई मेरे को ये। अरे ये रही हिबिस्कस क्राफ्ट प्लाजा, ये रही मार्केट नहीं है मतलब, हाँ भाई यहाँ पे एक दुकान पे आए थे हम और यहाँ पे मैग्नेट तो मिल गए, पर अभी हमको पसंद नहीं आए, तो देखते हैं। यहाँ पे पूरी सोविनियर शॉप है, बाहर भी क्राफ्ट्स मार्केट कहते हैं। कहीं पे सोविनियर शॉप ना मिले तो क्राफ्ट मार्केट पहुंच जाओ, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और लेडी इतनी अच्छी, मैंने मुंह पे ही पूछ लिया कि यार हमको ये पसंद नहीं आए, और जो क्राफ्ट मार्केट आगे भी है 2-4 दुकानें और भी हैं। मैंने कहा उनके पास और तरीके के हैं, तो कहती हाँ, तो मैंने कहा हम जाके चेक कर सकते हैं? कहती ऑफ कोर्स यू कैन गो। क्या मस्त लेडी थी यार, वरना कई दुकान वाले होते कहते नहीं किसी और के पास कुछ भी नहीं है। अरे ये रही एक और ये रही एक और। पहले किस पे चेक करें, इस पे या फिर किस पे? भाई किस पे चलना है पहले? भाई एक दूसरी शॉप में आगे साइड में ही थी, तो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा वैरायटी मिल गई। भाई एक ये ऐसा ही लिया है मैंने, वो पैक कर दिया अभी, इस पर सब लिखा है, $2 का है, ठीक है। भाई ये नोट है 2000 का, $2000 मतलब $10 बन गए। ये वाला नोट है 1000 का, $5। 100 का भी आता नोट, 50 सेंट। भाई काफ़ी बड़ी मार्केट है यार, चलती जा रही है। एडीज़ हिबिस्कस क्राफ्ट मार्केट, लगभग सब दुकानों पे सेम चीज़ें हैं। भाई उस तरफ है उनकी काफ़ी फेमस मार्केट, स्टार बॉय मार्केट, पर अभी इतनी गर्मी हो रही है। अभी मैं आपको अपनी शर्ट पे दिखाता हूँ मेरे को कितना पसीना आ गया। इस तरफ जाके KFC है, वहाँ पे बैठ के कुछ यार पेप्सी पी के ठंडे होते हैं पहले हम। भाई कोई $30,000 GDP वाला और $80,000 पर परचेजिंग पावर वाला देश ऐसा तो नहीं मिलेगा। ये बस इसलिए है कि सरकार के पास पैसा है बहुत सारा ऑयल का, पिछले 5 सालों का, पर अभी वो जनता तक नहीं पहुंच पाया। आने वाले सालों में और ज़्यादा ऑयल ये निकालने वाले हैं, जिससे मतलब इनकी GDP तो ये मान लो भाई $50-60 हज़ार हो जाएगी, पर लोगों के पास कितना पैसा आता है वो देखने वाली बात होगी। भाई ये देख लो, 1 घंटा भी नहीं हुआ घूमते हुए अभी तक हमको, और पूरे पसीने में हो चुकी मेरी टी-शर्ट, आगे से भी पीछे से भी। भाई इतनी गर्मी यार, और कुछ भी नहीं है करने को, क्या बताएं, चक्कर आ गए। भाई यहाँ पे KFC भी इतना गर्म हो रखा है अंदर से, इतनी भीड़ है यहाँ पे, सब लोग आ रखे हैं यहाँ पे, पेप्सी पीते हैं और फिर चलेंगे। मतलब ये मान लो आधे-पौने घंटे यहाँ बैठ के आराम से। भाई ये आ गई इनकी सबसे ज़्यादा फेमस मार्केट, स्ट्राबरोइक मार्केट, और ये 1881 में स्टार्ट हुई थी। मतलब बाहर की दुकानें नहीं, वो जो घंटा घर आपको दिख रहा है ना, उसके अंदर पूरी मार्केट है। ये तो अभी लगानी शुरू करी है। चलो भाई ये देख लो मार्केट। भाई टाइम तो गलत ही दिखा रही है घड़ी, अभी 5 बजने वाले हैं और इसमें 3:05 ही हो रहे हैं। तो ये थी मार्केट भाई, ये स्ट्राबरोइक मार्केट, इसके अंदर है पूरी मार्केट। पर अब तो बहुत ही पुरानी हो गई, 1881 में स्टार्ट हुई थी ये। भैया संटी भाई पता नहीं कौन सी दुकान पे ले आए, गन्ने का जूस बेच रहा है बंदा। फिर इतना हरा होता है क्या गन्ने का जूस? इतना तो नहीं देखा यार मैंने, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे जन्म गुट्टी सी बना रखी हो। कितने का दिया? 400 300। चलो खुद बंदा बियर पी रहा है।
भाई इतना हरा गन्ने का जूस मैंने नहीं देखा। पीछे गुयाना का फायर डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है। अजीब है यार टेस्ट, यहाँ का टेस्ट काफ़ी अलग है इंडिया वाले से। और ये बोतल सील पैक थी, तो यार सील पैक कैसे हो सकती है अगर ओरिजिनल गन्ने का जूस है? तो ये बंदा कहाँ सील पैक करा के लाने लग रहा है, मेरे को पता नहीं। बहुत कम मीठा है इंडिया के कंपैरिजन, बहुत अजीब है। अरे मीठा तो इतना ज़्यादा है, बहुत कम मीठा है भाई। ये देखो यहाँ पे सब्जी मंडी लगी हुई है ना पूरी पीछे से आते हुए, ठीक है। अब इनका आगे पार्लियामेंट है भाई, पार्लियामेंट के अगली रोड पे सब्जी मंडी लगा रखी है इन लोगों ने, कमाल कर रखा है। अभी दिखाता हूँ इनका पार्लियामेंट। भाई ये इनका पार्लियामेंट, और कूड़ा देख लो पार्लियामेंट के अंदर भी पड़ा है, कमाल है यार। तो भाई आज मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। कई लोग ना मेरे को उकसाने के लिए कई देशों में ऐसे लिख देते हैं, कई देशों की वीडियो पे जिसमें मैं चर्च या फिर मॉस्क जाता हूँ, कि भाई तू मस्जिद जा रहा है, तू चर्च जा रहा है, तू हिंदू टेम्पल क्यों नहीं जा रहा? भाई पहली बात, मैं चर्च या मस्जिद वहाँ पे तो कोई धार्मिक चीज़ प्रमोट करने के लिए नहीं जाता। उन देश के लोग, या तो मैं किसी मुस्लिम देश में ट्रैवल कर रहा हूँ तो ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं मस्जिद जाते होंगे, तो वहाँ पे ज़्यादातर बड़ी मस्जिद होती है मेन जो होती हैं। या फिर मैं क्रिश्चियन देश में ट्रैवल कर रहा हूँ तो भाई वहाँ पे ज़्यादातर लोग क्रिश्चियनिटी फॉलो करेंगे। यहाँ पे भी ज़्यादातर लोग क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, पर यहाँ पे ज़्यादातर हिंदुइज्म भी फॉलो होता है। तो बहुत ही कम देश है पूरी दुनिया में। इंडिया हो गया, सूरीनाम हो गया, गुयाना हो गया, और इंडोनेशिया में भी सिर्फ बाली आइलैंड है जो हिंदुइज्म को ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं। तो भाई मैं कोई धार्मिक ब्लॉगर नहीं हूँ कि मैं हर देश में जाके आपको मंदिर दिखाऊं, और ना ही मैं किसी और देश में जाता हूँ भाई कि इंडियन से मिलने जाऊँगा, उनकी लाइफ दिखाऊँगा। ना मैं कोई एम्प्लॉयमेंट ब्लॉगर हूँ कि भाई मैं सबसे जाके पूछूँ कि भाई तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, तुम यहाँ पे कैसे आए, कैसा रहना सहना यहाँ पे। भाई वो उनकी चॉइस है। मैं उस देश को एज ए वो देश घूमने गया हूँ, मैं कोई वहाँ पे बसने नहीं गया। और ना मैं वो वीडियो बनाता कि भाई यहाँ पे मैं सबकी सैलरी पता करता फिरूँ, और यहाँ पे क्या कहते हैं और देशों में जाके उनसे पूछूँ कि भाई इंडियंस की लाइफ कैसी यहाँ पे। मैंने ऐसी कभी वीडियो नहीं बनाई, पूरे मेरे चैनल पे जाके देख लेना, मैंने कभी भी वीडियो नहीं बनाई कि इंडियन लाइव्स इन दिस देश। वो मैं इसलिए नहीं बनाता क्योंकि मैं उस देश को देखने गया हूँ, मैं कोई इंडियंस की लाइफ देखने नहीं गया उस देश में, ठीक है। तो मैं जैसे किसी मुस्लिम देश में जा रहा हूँ तो भाई वहाँ पे सबसे बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ क्या होगी? मस्जिद होगी वहाँ पे। कोई मैं क्रिश्चियन देश जा रहा हूँ तो वहाँ पे सबसे बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ क्या होगी भाई? ये क्रिश्चियन देश भी है, हिंदू देश भी है, पर ज़्यादातर लोग क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं। तो सबसे बड़ा यहाँ पे भाई ये चर्च है सबसे फेमस। तो मैं क्रिश्चियन देश जा रहा हूँ तो वहाँ पे मैं क्या दिखाऊंगा आपको? सबसे बड़ा चर्च दिखाऊंगा यार। तो मैं गुयाना आया हूँ तो मैं यहाँ पे हिंदू टेम्पल जाने लग रहा हूँ, राधा कृष्णा टेम्पल जाने लग रहा हूँ, और यहाँ पे 5-6 टेम्पल हैं भाई, सिर्फ जॉर्ज टाउन में 5-6 टेम्पल हैं बड़े बड़े। तो वो मैं इसलिए जाने लग रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भाई 32% लोग हिंदू हैं, तो वो भी एक टूरिस्ट साइट है यहाँ पे। तो लोग बड़ा ना वो करते हैं, अरे तू कैसे हिंदू हो के तू मस्जिद में जा रहा है, या फिर हिंदू हो के तू ये चर्च में जा रहा है। भाई मैं गलत थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो बस वो इसलिए जाता हूँ कि वो टूरिस्ट अट्रैक्शन है यार वहाँ पे। तो मैं चाहता तो भाई अमेरिका में भी हिंदू टेम्पल जा सकता था, मैं फ्रांस में गया, मतलब इतने सारे देशों में जहाँ पे बहुत सारे हिंदू रहते हैं, पर यार कितने हैं वो? 0.1% लोग रहते हैं। उन्होंने अपनी आस्था के लिए बना रखे हैं टेम्पल, कोई वहाँ पे वो टूरिस्ट प्लेस नहीं है। खैर है तो ये चर्च भी टूरिस्ट प्लेस नहीं, पर ये इतने पुराने हैं, 300 साल पुराने ये चर्च हैं, तो इनको देख के हिस्टोरिक फील आता है, और ये टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुके हैं एक तरह से। कोई यार मैं मंदिर जाऊँगा, मैं एज ए टूरिस्ट अट्रैक्शन थोड़ी ना जाऊँगा, वो एक आस्था का स्थान है। तो यहाँ पे जो मंदिर है वो काफ़ी पुराने हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंदूज मतलब बहुत पहले आ गए थे, तो हम वो मंदिर देखने जा रहे हैं। तो यार ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई हिंदू है तो तू उसी में जाएगा, कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। कोई फॉरेन का ब्लॉगर यार इंडिया में आएगा तो टेम्पल्स जाएगा, वो चर्च जाके क्या करेगा? तो ऐसा थोड़ी ना उसको क्रिश्चियन लोग कहेंगे भाई तू वहाँ पे चर्च जा। अरे भाई इंडिया फेमस है क्योंकि यहाँ पे 80% से ज़्यादा हिंदू लोग रहते हैं, 20% मुस्लिम लोग भी रहते हैं। तो भाई वो मस्जिद जाएगा, जामा मस्जिद जाएगा दिल्ली में, अक्षरधाम टेम्पल जाएगा, तो वो चर्च थोड़ी ना जाएगा, वो कल्चर हिंदुइज्म का देखने आएगा, तो वो टेम्पल जाएगा। तो समझ गए होंगे, पर अभी भी मूर्ख लोग नहीं समझे होंगे, उनको मेरे को समझाना भी नहीं है। वॉक करते हैं, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर और बचा है राधा कृष्णा टेम्पल। लो भाई दिख मेरे को दूर से ही गया था, ये आ गया हिंदू टेम्पल, राधा कृष्णा टेम्पल नाम है इसका। और यहाँ क्या लिखा है? गुयाना पंडित्स काउंसिल। ये शिवलिंग है, मेरे हिसाब से मेरे को भी बंद लग रहा है। यहाँ से मैं दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ, अपने हनुमान जी, राम भगवान, पता नहीं कहाँ से एंट्री है या फिर नहीं है, बंद है। ये यहाँ लिखा है देखो, राधा कृष्ण टेम्पल।
मेरे को लग रहा है क्या पता बंद हो। ओम। लो भाई, काफ़ी बड़ा टेंपल बना रखा है और मेरे को नहीं पता है इसकी ओपनिंग टाइम्स क्या है, क्योंकि गूगल पे भी सिर्फ 14 रिव्यू थे इसके। चलो कोई नहीं। तो भाई इतनी गर्मी में 1.5 किलोमीटर चल के आए वहाँ से। मैंने कहा भाई आज तो टेंपल विजिट करके ही रहूँगा मैं, क्योंकि यहाँ तो 40% हिंदू रहते हैं, पर ये टेंपल अभी क्लोज़ है। तो टाइमिंग का भी नहीं पता, क्योंकि यार यहाँ पे सारे लोग ना अपने काम में बिजी रहते हैं। और इंडिया में तो जैसे यार ये मान लो कई जगह तो 90% हिंदू रहते हैं, तो टेंपल पूरे दिन ही खुले रहते हैं कि किसी को कभी विजिट करना है, किसी को कभी विजिट करना है। पर यहाँ पे यार पूरा मतलब एक कम्युनिटी सी बना रखी होगी कि इस टाइम पे खोलना है, दिवाली पे खोलना है, या फिर मतलब सैटरडे संडे को खोलना है। अब हमको पता नहीं कि क्या है, पर हाँ मैंने सोचा कि अपने जेन्युइन फॉलोवर्स को ज़रूर मैं बता दूं कि मैं हर देश में जाके टेंपल विजिट क्यों नहीं करता। इसलिए नहीं करता, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यार मेरे को भी उस देश का कल्चर जानना है। मेरे को हिंदुज़म के बारे में तो काफ़ी कुछ पता है यार, ठीक है, क्रिश्चियनिटी के बारे में जानना है, मुस्लिम लोगों के बारे में जानना है, क्योंकि उस देश में रहते ही वो लोग हैं यार। अब मैं जाके वो 0.1% जनता को नहीं ढूंढ सकता यार हर बार हर देश में जाके कि भाई मेरे को टेंपल देखना है। हर देश में टेंपल देख के फिर आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा, उस देश के बारे में पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पे बुलाते हैं भाई अब टैक्सी, चलते हैं वापस रेस्टोरेंट में, एसी की हवा खाते हैं। भाई पिछले मान लो 1 महीने में मेरे तो लग रहा है चेहरे का रंग ही बदल गया, बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई। चलते हैं फिर, टैक्सी से ही चलेंगे शायद यार एयरपोर्ट, देखते हैं जैसा भी है जो भी है। टैक्सी बुलाते हैं पहले यहाँ पे। चलो भाई यहाँ से हम निकल गए हैं। और एक मैं सबसे अच्छी बात बताऊँ इस रेस्टोरेंट की, जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं ना लोग, वो सबसे मस्त है। वो क्यों मस्त है भाई, आज हम सुबह इनसे 1000 कैश लेके गए और अभी हमारे पास 7,000 बचे थे। 7,000 टैक्सी वाले ले लेगा। तो भाई अब मैंने आके कहा भाई मेरे पास 1000 गुयानीज तो नहीं है। अब इनको रहते हुए यहाँ पे हो गए 8 साल और एक को भाई को हो गए 10 साल। तो अब 8-10 साल से बंदा रहता है ना, तो उसका इंडियन अकाउंट भी नहीं होता। तो मैंने कहा यार अब क्या करें, काम करो आप हमारा कार्ड स्वाइप कर दो अपनी मशीन पे 1000 का और थोड़े एक्स्ट्रा कर लो। पर नहीं, कहते हैं हम आपका कार्ड स्वाइप करेंगे 2200 का और 1200 हम आपको कैश दे देंगे। और मैंने कहा ये तो और बेस्ट हो गया, 1 भी रुपये एक्स्ट्रा नहीं लिया। वरना कई लोग मिलते हैं यार, अगर कोई इंडियन रेस्टोरेंट ओनर देख रहा हो, कोई हमारे जैसा मदद मांगे ना आता जो टूरिस्ट हो, उसकी जरूर कर देना। वरना कई पता क्या कहते हैं, अरे नहीं भैया यार कार्ड के चार्जेस लग जाएंगे, अरे नहीं भैया यार हिसाब बिगड़ जाएगा। यार मदद जो मांग रहे हो उसकी मदद जरूर करो। फिर हमने कहा भाई कि गुयानीज डॉलर के ना सिक्के दे दो हमको, ठीक है। यहाँ पे 20 गुयानीज डॉलर का तो नोट ही आता है सबसे छोटा, जिसकी कीमत 10 सेंट है, 10 रुपये मान लो, ठीक है। फिर भाई छोटे छोटे गुयानीज के सिक्के भी निकाल के ले आए। एक भाई नेपाल से थे और भाई 10 गुयाना डॉलर का, 5 गुयाना डॉलर का, 1 गुयाना डॉलर, 2 गुयाना डॉलर सारे निकाल रहा है, जिसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। कह रहे मेरे पास 1-1.5 किलो पड़े हैं, आप ये सारे ले जाओ, मुट्ठी भर के ले आए। हमने कहा भाई हमारे जैसा ना बहुत लोग आने वाले हैं जो घूमते फिरते आएंगे यहाँ पे, उनको दे देना आप। हमारे जैसे बहुत ट्रैवलर आने वाले, मेरे दोस्त आने वाले यहाँ पे आएंगे, तो जो कलेक्शन करता हूँ ना उनको दे देना आप, हमको सारे देने की जरूरत नहीं, हम क्या करेंगे इतने सिक्कों का। तो यार बहुत ही मस्त लोग थे यार, मज़ा ही आ गया यहाँ पे। तो चलते हैं भाई। ये बंदा आ गया था टैक्सी में और इसने कहा है कि मैं आपको लगभग $35 में छोड़ देंगे एयरपोर्ट। भाई शाम के बज रहे हैं लगभग 7:40, 8 बजे मान लो, और यहाँ पे पहुँच गए हम एयरपोर्ट पे। और इस एयरपोर्ट का नाम है छेदी जगान इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पर ये देखो यार एयरपोर्ट के यहाँ पे बना रखा है और बाहर से गाड़ी जा रही है और बाहर दुकानें हैं, बियर बेचने लग रहे हैं बाहर सीधा ही। और कोई नहीं है भाई, बिल्कुल ही खाली पड़ा है एयरपोर्ट। ओ भाई क्रिकेट मैच चलने लग रहा है टीवी पे। गुयाना में काफ़ी क्रिकेट वगैरह खेलते हैं लोग, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम में यहाँ से ही प्लेयर आते हैं। तो भाई हमारी फ़्लाइट थी पहले 12:30 की, फिर वो हो गई 2 बजे की, और अब दोबारा मेरे पास टैक्सी में बैठे बैठे मैसेज आया कि वो हो गई है 1:25 की। पहले 12:30 की थी, फिर 12:50 की हुई, फिर 2 बजे की हुई, अब 1:25 की। 3 बार फ्लाइट का टाइम चेंज हो चुका आज दोपहर से। और अब जब पता नहीं यार बाहर बैठना पड़ेगा, मेरे को तो लग रहा है वो जान ही नहीं दे रहे यार अंदर, बाहर तो हम पागल हो जाएंगे। चलो देखते हैं भाई। यहाँ से जो डिपार्चर है ना, हमारी फ़्लाइट सबसे पहले है मियामी की 12:30 पे, पर 1:25 की हो गई।
अबे ये क्या हो गया, चेंज हो गया। सारी लगभग फ़्लाइट जो न्यूयॉर्क जा रही हैं या फिर मायामी जा रही हैं। भाई बिल्कुल खाली पड़ा है एयरपोर्ट। हमारी सबसे पहले फ़्लाइट है, मतलब अभी 8 बजे हैं और 8 बजे से लेकर 1 बजे तक कोई फ़्लाइट ही नहीं है, सीधी हमारी है। तो यहाँ उन्होंने कहा हमको अंदर आने की परमिशन दे दी। बाहर गार्ड से खड़े थे, कह रहे आप अंदर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ बैठ जाते हैं, क्या कर सकते हैं। भाई ये गुयाना के सिक्के हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर हैं। 10 गुयाना डॉलर, 5 और 1। ये अभी कोई भी यूज़ नहीं करता क्योंकि इनकी कोई वैल्यू ही नहीं बची। तो ये पर हमको रेस्टोरेंट वालों ने दे दिए, बड़े ही मस्त बंदे थे यार। तो भाई संटी भाई को भी मैंने सारे ट्रैवल हैक्स अपने बता रखे हैं फ़्लाइट के, कि भाई कैसे कैसे बुक करनी है। तो मैंने कोर्स बनाया था पूरा जिसमें सब बताया था मैंने कि फ़्लाइट कैसे बुक कर सकते हैं। तो भाई स्किप लेग का अगर आपको करना है तो कैसे करते हैं, क्या क्या इसमें रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, तो ये सब मैंने कोर्स में बताया। और भाई 10-15 तरीके और बताए हैं मैंने कि आप सस्ती फ़्लाइट्स कैसे बुक कर सकते हो, फ्री में भी फ़्लाइट कैसे बुक कर सकते हो। हाँ, जाते ही आपको फ्री में नहीं मिलेगी कि भाई अपने कोर्स खरीदो और फ्री में फ़्लाइट करा रहे हो आप 1 लाख रुपए की, ऐसा नहीं है। आप पैसे बहुत ज़्यादा बचाओगे। 500-600 रुपये का कोर्स है, ख़रीदना चाहो तो आप खरीद सकते हो। हमने क्योंकि न्यूयॉर्क की यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट है $700 की, प्लस एक स्टॉप की जो स्काई स्कैनर वगैरह पे दिखा रहा था ना, वो भी $450 करीब थी। फिर मैंने $270 की यहाँ से फ़्लाइट ढूंढ के हम न्यूयॉर्क जा रहे हैं। तो ये सब मैंने कोर्स में बताया। देख लो मेरी एक ही फ़्लाइट में इतने पैसे बच गए, तो 500-600 रुपये मेरे हिसाब से बड़ी बात नहीं है अगर आप डोमेस्टिक या इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हो। तो कोर्स का लिंक यहाँ पे आ रहा है मेरी वेबसाइट पे yatridoctor.in, वहाँ पे जाकर आप परचेज़ कर सकते हो। भाई चेक इन हो गया, 9 बजे हैं, इन्होंने काफ़ी पहले चेक इन खोल दिया। तो कुछ नहीं पूछा, मेरे से वीज़ा देखा और रिटर्न टिकट भी देख ली। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ और मेरे से रिटर्न टिकट मांग ली हो, पर मेरे से रिटर्न टिकट मांग ली तो मैंने दिखा दी और बस यही हुआ। इमिग्रेशन में मेरे से कुछ नहीं पूछा। इमिग्रेशन वालों ने भी US वीज़ा चेक करा। कई एयरपोर्ट्स पे तो होता है कि चेक ही नहीं करते और कईयों पे होता है कि इतनी सिक्योरिटी हो जाती है। भाई फिर मेरे से कहते हैं कि आप ये वाला बैग चेक इन कर रहे हो, पीछे वाला। मैंने कहा हाँ, मैंने रख रखा था नीचे उनकी मशीन पे। तो कहते पेमेंट कैसे करोगे, कैश करोगे, क्रेडिट कार्ड से करोगे। मैंने कहा क्रेडिट कार्ड से। मैंने कहा इंक्लूडेड है यार मेरी टिकट में ये। मैंने संटी भाई से $40 एक्स्ट्रा दिए थे, पर वो बैग के नहीं दिए थे मैंने दिए थे कि मेरा वीज़ा ना लगा गुयाना का तो मैं कैंसिल करा के फुल रिफंड ले सकता हूँ। तो फिर मैंने देखा अपनी टिकट में, कहती नहीं आपके में इंक्लूडेड नहीं है। फिर मैंने पढ़ा एक पर्सनल आइटम जो कि आगे था और एक कैरी ऑन मेरे में इंक्लूड था। तो मैंने कहा मैं इसको एज ए कैरी ऑन लेके जा सकता हूँ। हंस तो गया था मैं, पर उसने देखा कि ये वाला छोटा है तो कहते यहाँ ले जा सकते हो। तो अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब 3 फ़्लाइटों में अपनी कमर तोड़वाएंगे इसको उठा के इधर से उधर गेटों में। चलो कोई नहीं यार, दे देने चाहिए थे। कई बार ऐसा लगता है कि $35 के ऊपर कहाँ 3 फ़्लाइटों में उठा के घूमूंगा, और फिर ऐसा लगता है $35 मतलब 3000 रुपये हो जाते हैं। वेस्ट नहीं करने चाहिए पैसे। ठीक है, कोई नहीं, उठा के घूम लेंगे। भाई टाइम काटने लग रहे हैं यहाँ पे बैठे बैठे। पहले बर्गर किंग का बर्गर खाया, अभी आइसक्रीम ले ली ब्लूबेरी वाली, बहुत ही सही आइसक्रीम है यार ये वाली, मज़ा आ गया। यहाँ पे अभी भी 12:30 ही दिखा रहा है फ़्लाइट, जबकि लेट हो चुकी। भाई कई बार हो गया इस ट्रिप पे कि जैसे ही 12 बजते हैं और दिन चेंज होता है ना, तो किस्मत भी चेंज हो जाती है यार। आज भी ऐसा ही हुआ कि 12 बजते ही ना किस्मत चेंज हो गई। किस्मत क्या चेंज हुई, मेरे को पता था ज़्यादातर अमेरिकन फ्लाइट्स में यही होता है कि इनको पता होता है ऊपर के सारे कैबिन भर जाएंगे और सब लोग लेके जाने लग रहे हैं अपना अपना बैग। तो अनाउंसमेंट कर देते हैं कि भाई जिसको भी फ्री चेक इन करना है, और ये नहीं कि नियमित है कि फ्री चेक इन देंगे। फिर ये देखो वो लेके जाने लग रहा मेरा बैग। तो भाई देख लो यार कितनी बार हो गया ना, 12 बजते ही किस्मत पलट जाती है। और यहाँ पे मैंने कहा था बैग टांग के घूमना पड़ेगा, वहाँ पे $35 दे रहा था और फ्री में जा रहा है मेरा बैग चेक इन होकर नहीं होता तक। भाई संटी भाई का आखिरी मोमेंट पे ना सीट चेंज करके संटी भाई से कहते हैं आपको ना एक्स्ट्रा लेग रूम वाली सीट देंगे और एग्जिट रो देंगे। तो मैंने कहा भाई एग्जिट रो ना एक्स्ट्रा पैसे लेने की सेटिंग है, जो कि सबसे बेकार सीटें होती हैं क्योंकि वो रिक्लाइन भी नहीं होती वो सीट्स। अब देखना संटी भाई की रिक्लाइन भी नहीं होती होगी, तो भाई 5 घंटे बिना रिक्लाइन के लेग रूम का क्या करना, रिक्लाइन ही नहीं होएगी। भाई इसकी सबसे महंगी सीट वही होती है। हाँ तो वही तो भाई, हर महंगी चीज़ अच्छी नहीं होती ना, मेरे को पैरों की जरूरत है, हर महंगी चीज़ अच्छी नहीं होती है। भाई यहाँ पे लैंड हो गए मियामी में, और क्या बताऊँ भाई, देखो अभी भी रात ही है। 4 घंटे की कुछ फ़्लाइट थी, सुबह के बज रहे 6, और अब इमिग्रेशन करा के बैग उठा के दोबारा डालना है चेक इन में, और फिर फ़्लाइट है शार्लेट की लगभग 2 घंटे बाद। जल्दी जल्दी चलते हैं भाई, ठंड हो रही है यहाँ पे पूरी, और प्लेन में तो हमेशा जैकेट लेके चलो भाई प्लेन में। भाई ये आ गया मैं डोमेस्टिक टर्मिनल पे, चेकिंग वेकिंग सब करा के अब E6 पे जाना है।
संटी भाई मेरे से लगभग आधा घंटा पहले पहुंच गए थे। उन्होंने मेरा चेक इन के लिए वापस बैग भी डाल दिया। उन्होंने कुछ नहीं पूछा तेरा बैग है नहीं है, डाल देते हैं यूएस वाले ये। चलो भाई संटी भाई का डिसाइड हो गया है, ये न्यूयॉर्क नहीं आ रहे हैं तो बोर्डिंग पास फाड़ के यहीं पे फेंक देंगे। चलो भाई संटी भाई नहीं चल रहे न्यूयॉर्क मेरे साथ, मैं अकेला ही जा रहा हूँ। मेरी फ़्लाइट अभी 8 घंटे बाद है तो कहीं साइड में पढ़ के सोऊंगा। चलो भाई जाओ। चलो ठीक है भाई, फिर मिलते हैं। चलो जाओ, वहाँ है आपका। हाँ ठीक है। भाई ये तो बड़ा ही कमाल कर रखा है, दुकान भी नहीं है, दीवार पे चिप्स विप्स लटका दी, यहाँ पे रख दी इन्होंने पानी की बोतल गैटोरेड वगैरह, यहाँ मशीन रख दी, यहीं स्कैन करो और ले जाओ। कमाल है यार, कोई बंदा भी नहीं यहाँ पे इनकी रखवाली करने के लिए, कोई उठा के ले जाओ। अच्छा ये है एक लड़की तो इतना कुछ नहीं देख रही। भाई एयरपोर्ट तो बड़ा ही शानदार बना रखा है, पेड़ लगा दिए, उसके नीचे से गार्डन चेयर्स लगा दी जिस पे लोग बैठ के धूप सेकने लग रहे हैं, हिलती भी हैं चेयर्स, मस्त है यार। भाई देखो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी यूएस में ही है, पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा खुला पत्ती भी चलती है। भाई D12 पे म्यूनिक की फ़्लाइट है, ठीक है, जो कि होगी यहाँ से इंटरनेशनल। उसके साथ वाले गेट पे डेट्रॉइट की है, मतलब जो कि होगी डोमेस्टिक। और यहाँ पे मेरी वाली फ़्लाइट है न्यूयॉर्क लगवाड़िया की, ये भी डोमेस्टिक हो गई। देख लो भाई, इंटरनेशनल वाले पैसेंजर्स भी साथ में खड़े हैं, जिनके पास पासपोर्ट है और जिनका नहीं है वो भी साथ में ही खड़े हैं। भाई टाइम हो रहा है 8:10। मेरी फ़्लाइट 6:30 की थी, अभी तक एयरपोर्ट पे हूँ भाई, 12 घंटे होने वाले एयरपोर्ट पे लगभग, मेरे को हो ही जाएंगे लगभग। तो भाई मेरी फ़्लाइट थी 6:30 बजे की, वो हुई 7 बजे की, 7:30 की, 8 की, 8:45 की हो गई। अगली फ़्लाइट थी शार्लेट से न्यूयॉर्क की 10 बजे वाली, तो 8:45 पे उन्होंने अनाउंसमेंट करी कि हमको दूसरा पायलट नहीं मिल रहा। तो भाई मेरे दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे। मैंने कहा भाई पायलट एक बार नहीं आता ना तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा डिले होती रहेगी और आखिरी में जाके कैंसिल हो जाएगी और फिर बहुत सारे लोग ना वो 10:05 वाली फ़्लाइट की तरफ भागेंगे। मैंने कहा 1 घंटा 10 मिनट का अंतर है आप दोनों फ्लाइटों में, 1 घंटा 20 मिनट का। मैंने कहा वो वाली बुक कर देता हूँ मैं, बुक इन द सेंस कि ऐप में ही कर सकते हो आप। ऐप खोल ली मैंने, उसमें लिखा है फ्री ऑफ कॉस्ट आप चेंज कर दो अपनी फ़्लाइट, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत सही है यार अमेरिका का, ऐप में जाओ चेंज कर दो, रिफ़ंड ले लो, सब ऐप में हो जाता है। तो मैंने 10:05 वाली बुक कर दी, इतने में मैं खाने वाने आ गया। तो फिर वो 8:45 वाली हो गई भाई 9 बजे की। मैंने कहा अब तो सिर्फ 65 मिनट का अंतर रह गया, लगभग 1 घंटे का, 10 बजे वाली मैं और 9 बजे वाली में जो मेरी डिले होती जा रही थी। फिर अभी खाते खाते वो होगी 9:30 की। और मेरे को पता है भाई मेरे साथ पता नहीं बैगेज के साथ क्या होगा, मेरे को नहीं पता। एक बार अमेरिकन एयरलाइंस की काउंटर पे जाके बैगेज का मैं पता कर लेता हूँ। अगर वो कैंसिल होगी तो मेरा बैग आ जाए नई वाली फ़्लाइट में तो सही है, देखते हैं यार, बैगेज मेरा फंसेगा मेरे को लग रहा है आज मेरे से। वो देखो भाई मेरी लगवाड़िया वाली सबसे ऊपर वाली थी 6:30 बजे वाली, भाई वो 9:30 की हो गई, 7:30 वाली 8:30 की हो गई। पर मैंने 10:05 वाली पे शिफ्ट कर दिया था, ऑप्शन ही वो आ रहा था क्योंकि ये ऑन टाइम है अभी तक। तो मेरे को लग रहा है इसके पायलट इनके पास हैं। ऊपर वाली 2 में भाई बहुत ही फ़्लाइट डिले हो रखे हैं, देखो जिसके भी आगे स्टेटस नाउ लिखा है ना, मतलब वो अब चेंज टाइम है उनका, तो बहुत ज़्यादा डिले हो रखे हैं भाई यहाँ पे फ़्लाइटें। भाई जो मैंने फ़्लाइट चेंज कराई थी उसकी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी, मैं बोर्ड कर रहा हूँ। और जो पिछली वाली मेरी फ़्लाइट थी वो भी डिले हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, हो ही जा रही है। अब बैगेज का नहीं पता भाई क्या होएगा, अब न्यूयॉर्क उतर के देखते हैं हमारे साथ क्या होएगा। भाई यहाँ उतर गया मैं लगवाड़िया एयरपोर्ट पे न्यूयॉर्क में। अब मैं आया हूँ भाई फ़्लाइट नंबर 1070 में, और जो मेरी डिलेड फ़्लाइट थी वो थी 1060।
मतलब फ़्लाइट का नंबर था ये। तो मेरा बैग आने लग रहा है 1060 पे। वो इस फ़्लाइट के लगभग ये मान लो लैंडिंग के 20 मिनट बाद लैंड होएगी। तो अभी फ़्लाइट लैंड हो गई होगी, शायद 1 या 2 मिनट में हो जाएगी लैंड। पर वो लैंड होएगी, लगेगी, बैगेज निकलेगा, मतलब ये मान लो पूरा कुल मिला के बैग मेरा लगभग 20 मिनट लेट आएगा। तो टेक्निक तो मैंने सही अपनाई थी भाई, पहुँच तो जल्दी गया और रिस्क भी कम था क्योंकि ये फ़्लाइट टाइम से चली, टाइम से पहुँचा दिया। वो वाली फ़्लाइट आने लग रही है, वो भी कैंसिल नहीं हुई। चलो ठीक है, अपना बैगेज भी मिल जाएगा, ईमेल भी आ गया मेरे पास। और भाई आपको लग रहा होगा मेरे को कैसे पता चला बैग मेरी कौन सी फ़्लाइट में आ रहा है। ईमेल तो मेरे पास अभी आया है, पर मेरे को बहुत पहले से पता है क्योंकि यार अमेरिका में ना सब कुछ ये मान लो जो आपका बैगेज है हर एक मोमेंट पे ट्रैक होता रहता है। जॉर्ज टाउन से लेकर मियामी गया, शार्लेट गया, न्यूयॉर्क आया, कितने बजे लोड हुआ, कितने बजे उतरा, ये सारा ऐप पे आ जाता है। अमेरिकन एयरलाइंस की ऐप पे, यूनाइटेड एयरलाइंस की ऐप पे, सब कुछ ऐप पे चलता है भाई यहाँ पे। या वो ढूंढने की जरूरत नहीं है बैग कहाँ रह गया। इतना मॉडर्न सिस्टम कर रखा है यार, कमाल है यार। ऐसी बैगेज ट्रैकिंग फैसिलिटी ना भाई मैंने किसी और देश की एयरलाइन की ऐप वैप पे नहीं देखी। पता नहीं होती होगी तो होती होगी, पर मैंने आज तक तो कभी ट्रैकिंग की ऐसी फैसिलिटी नहीं देखी। ब्राज़ील में मेरा बैग रह गया था, उनको भी नहीं पता था कहाँ पे रह गया। पर यार इनकी इतनी मस्त फैसिलिटी है, कौन सी फ़्लाइट पे आ रहा है, कितने बजे चढ़ा बैग, कितने बजे उतरा, कहाँ लोड किया, क्या हुआ, सब कुछ। साइड में स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूँ। मेरा देखो आप, कल से 24 घंटे से मेरा बैग ट्रैक हो रहा है, जब से मैंने जॉर्ज टाउन में दिया था गुयाना में, वहाँ से ट्रैक होते हुए आ रहा है। तो फ़्लाइट लैंड होते ही मैंने देख लिया था कि मेरा बैग किस फ़्लाइट पे आ रहा है। इस मतलब वो पिछली वाली पे आ रहा है 1060 नंबर पे। भाई ये देखो मैं आया हूँ 1070 फ़्लाइट नंबर, मेरा बैग आया 1060 में, 1 नंबर पे आएगा। भाई अभी मैंने ना ऐप खोल ली देखने के लिए कि बैग मेरा उतर गया फ़्लाइट से या फिर नहीं उतरा। भाई उसमें ऑप्शन आ गया कि भाई हमसे आपका बैग डिले हो गया। तो उसमें एक ऑप्शन है कि या तो आप अपने यहाँ पे अमेरिकन एयरलाइन का जो ऑफिस है उसमें अपना बैग होल्ड करवा लो कि वहाँ पे हम रख लेंगे आपका बैग, ठीक है, कितने भी दिन बाद आपको उठाना उठा सकते हो आप। या फिर दूसरा ऑप्शन था पूरे अमेरिका में कहीं पे भी डिलीवरी करा लो अपने बैग की। भाई कमाल है भाई यार, क्या फैसिलिटीज़ हैं यार यहाँ पे इस देश में कि सब कुछ ऐप से हो जाता है और सब कुछ मतलब कस्टमर सर्विस है यार एक तरह से। फ़्लाइट चेंज कर लो फ्री में, मतलब ऐप से ही, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका बैग डिले हो गया हमसे यार, आपके घर पे हम कोरियर करेंगे आपका बैग, कितना भी भारी हो हमको फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा ऑप्शन था उसमें कि भाई जो आपके फ़ाइल पे एड्रेस है, जो मैंने फ़्लाइट बुक करते हुए एड्रेस डाला, संडी भाई का डाल देता हूँ हमेशा मैं, सीधा उस पर कोरियर कर दो। या फिर पूरे अमेरिका में कहीं पे भी फ्री ऑफ चार्ज हम आपका बैग कोरियर कर देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तो चलो आ ही गया, क्यों कोरियर करवाना है, अभी तो उठा के ले ही चलूँगा। वरना अगर मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो जाती तो संडी भाई के घर भिजवा सकता था मैं, या फिर दूसरा ऑप्शन था अपने होटल पे मंगवा लेता मैं। कमाल है यार इस देश में, मतलब ये फैसिलिटीज़ कब आएंगी यार इंडिया में। इंडिया में कस्टमर को कस्टमर नहीं कुत्ता समझते हैं, यहाँ पे यार कस्टमर सर्विस देखो यार आप, कमाल है। ऐप खोलते साइड में स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ मैं, कहीं आप सोचोगे ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने खींच लिया, मेरे को भी पहली बार पता चला यार ऐसा। तो यार कमाल है, धमाकेदार सर्विस है यार। लो भाई आ गया अपना बैग, फाइनली मिल ही गया, ठीक है ले लेते हैं। भाई हमको जाना है बसेस लेके, बसेस नहीं, एक बस लेके। भाई अभी क्या कहते हैं, प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई है हमारी। हॉस्टल वालों ने क्या रखा है 2 बजे के बाद आते हो आप रात को, तो भाई हमको फ्रंट डेस्क पे बता देना। तो मैंने फ्रंट डेस्क पे भी कॉल करने की कोशिश करी, कोई उठा नहीं रहा है। तो देखते हैं भाई क्या होता है। मेरे को लेनी है M60, चलो। तो भाई मैंने हॉस्टल में कॉल करा, कोई उठा नहीं रहा, देखते हैं अभी क्या होता है। और मेरे को ये भी नहीं पता कि बस की टिकट कैसे लेनी है, शायद $3 की टिकट है और मेरे को सीधा मैनहट्टन लेके जाएगी। हॉस्टल बुक कर रखा है, उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे, बहुत ही लंबी वीडियो बन गई है शायद। तो यहाँ से शायद टिकट भी मिल जाएगी, लेते हैं। भाई यहाँ पे मशीन है, पर ये सिर्फ मेट्रो कार्ड रिचार्ज करते हैं, पता नहीं क्या है। पर ये ओमनी है, सीधा मतलब अपना कॉन्टेक्टलेस कार्ड बस में टैप करो और आपका चल जाएगा। तो ये बस लेगी $2.90 और मेरे को पहुँचा देंगी मैनहट्टन। अपर मैनहट्टन में मैंने बुक करा है इस बार अपना हॉस्टल, बहुत ही महंगा पड़ा है, इतना महंगा ज़िंदगी में नहीं पड़ा मेरे को, उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। और ये बस पूरी रात चलती है, ऐसा नहीं है अभी रात के बज रहे हैं 12:15 हो रहे हैं, पूरी रात चलती है। 1 बजे आ जाओ, 2 बजे आ जाओ, 3 बजे आ जाओ, तो बेस्ट सर्विस है यार, क्या बात है। इसलिए क्या बोलूँ मैं यार, मज़ा आ गया। आ गई भाई M60, कार्ड निकाल लूँ अपना पे करने के लिए, मशीन लगी होगी उस पर बस टैप कर देना है और हो जाएगा अपना। तो सब
भाई एयरपोर्ट से तो सही भर भर आके चली थी बस, मेरे पे आते आते बिल्कुल खाली हो गई। आखिरी में ही बचा हूँ और शायद आखिरी इसका 1-2 स्टॉप बचा है, तो सेकंड लास्ट पे उतरूँगा मैं। लो भाई यहाँ पे उतर गया मैं। रात के बजने लग रहे हैं 1 बज के शायद 13 मिनट या 10 मिनट। तो यार मैं पहुँच तो सकता हूँ अपने हॉस्टल में, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि नहीं पहुँच सकता 2 बजने से पहले। यहाँ से 500 मीटर है, 1:20-22 मिनट तक मैं हॉस्टल में पहुँच जाऊँगा। पर पता नहीं यार, अब रिसेप्शन में फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे, तो क्या पता रिसेप्शन बंद करके चले गए हों। पर यार इतना बड़ा हॉस्टल है, बहुत ही बड़ा हॉस्टल है, मेरे हिसाब से तो 24 घंटे रिसेप्शन खुलता होगा उसका, काफ़ी बड़ा हॉस्टल है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तक पैसे भी नहीं काटे और मेरे तो, और मेरे को डर नहीं लग रहा है ऐसे यार, रात को वॉक करते मेरे को सही लग रहा है। और अगर मेरे को पता होता कि मेरी फ़्लाइट ऐसे लेट हो जाएगी कि मैं 2 बजे पहुँचूँगा, तो मैं एयरपोर्ट पे सो जाता। $80 का होटल कराया है भाई, हॉस्टल 1 दिन का, 3 का नहीं, 1 दिन का $80 है। मैं एयरपोर्ट पे सो जाता, सुबह उठ के आ जाता। पर अब यार वो पैसे काट ही लेंगे, तो इससे अच्छा चलते ही हैं, कोई नहीं। भाई ये यार हॉस्टल बहुत ही बड़ा है, देखो ये अब दिखेगा आपको, काफ़ी बड़ा हॉस्टल है। देखते हैं खुला भी है या नहीं। खुला होगा यार, इतनी बड़ी बिल्डिंग को अनअटेंडेड तो कैसे ही छोड़ेगा। भाई अपना चेक इन हो गया, चलो चलते हैं यहाँ से अंदर। चलो भाई मैं आ गया हॉस्टल के अंदर। कमरा नंबर अपना 110 है, 116 है, ये वाला आ गया कमरा। तो हॉस्टल में अपने कल अगली वीडियो में दिखा दूंगा। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अब आपको मिलेंगे कल।